नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आया हूं, एक बार फिर चीमा जी का वीडियो ले आया हूं। चीमा जी फिर से परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में भारत में जो कुछ हुआ है उससे पाकिस्तान पर और बाकी लोगों पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। जैसे मलेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत आए और बहुत कुछ हुआ है। उसमें तो मैंने बोला ना कि जैसे ही मलेशिया और इनमें कुछ अच्छा हुआ तो देखिए भारत ने फट से 200 मीट्रिक टन या किलो टन कुछ ऐसा है चावल का जो है एक्सपोर्ट जो है वो मंजूर कर दिया है। मलेशिया को नीड थी चावल की, तो मलेशिया को करा दिया है। और इसके अलावा जापान से उनके शायद मिनिस्टर आए थे शायद जापान के, और इधर नेपाल की भी फॉरेन मिनिस्टर आई थी शायद। तो बहुत कुछ हो रहा है। तो इस पर जाहिर सी बात है चीमा जी को चिंता होगी, भाई पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबरें नहीं हैं, क्योंकि मलेशिया एक टाइम था जब पाकिस्तान का बड़ा दोस्त हुआ करता था, इमरान खान का बड़ा दोस्त हुआ करता था। अब बिल्कुल मामला उलट गया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि भाई मलेशिया के पीएम को आना चाहिए था, प्रेसिडेंट को आना चाहिए था, और ये है वो है। तो साजिद तारड़ इनके साथ हैं। तो तारड़ टॉक्स वाई जापान मलेशिया कैन प्रेशराइज पाक सपोर्टिंग इंडिया पाक्स पॉलिटिकल क्राइसिस वर्सन। चलिए भाई देखते हैं। तार साहब, भारत के अंदर बड़ी लंबी चौड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें आपने देखा कि मलेशिया के वजीर आजम आए हुए थे और बड़े वादे वईद हुए हैं। नरेंद्र मोदी साहब हर रोज मुसलमान ममालिक के करीब आ रहे हैं। जिन ममालिक की पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्तियां होती थी या जो कश्मीर पे बोला करते थे, आज इंडिया और मलेशिया मिलकर चाइना का मुकाबला करना चाहते हैं। और बहुत सारे एक थिंक टैंक में भी ये बात की गई है और कहा गया है मलेशियन वजीर आजम को कि वो पाकिस्तान की तरफ से ये जो दहशतगर्दी की बात की गई है। दूसरा ताड़ साहब, इंडिया और जापान का 2+2 डायलॉग हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा जिसके ऊपर चर्चा भी है कि एक इशू चल रहा है कि इंडिया और जापान ने भी पाकिस्तान के हवाले से बात की है। और इंडिया के अंदर इस वक्त ताड़ साहब बहुत सारे जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं। उधर तारड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर हैरानगी होती है, ना तो कोई डेलीगेशन आता है, ना ही वहाँ पे कुछ चीज़ें, कोई ऐसी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की चीज़ें हो रही हैं। दूसरा, पाकिस्तान के हवाले से इंटरनली बहुत कुछ हो रहा है। कभी हम सुनते हैं इंटरनेट बंद है, कभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो पकड़-दकड़ हो रही है। कभी इमरान खान साहब जो हैं वो ऑक्सफोर्ड के लिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तार साहब, ये दोनों मुल्क बिल्कुल ही अलग-अलग ही चल पड़े हैं। और ज़रा ये इस पे कमेंट कीजिएगा, ये जो मलेशिया और जापान ने जो पाकिस्तान का रेफरेंस दिया है टेररिज्म के हवाले से, इंडिया की डिप्लोमेसी काफ़ी कामयाब नज़र आ रही है कि वो हर मुल्क को कन्विंस कर लेता है। तार साहब, क्या देखते हैं आप इस हवाले से? चीमा साहब देखें, जिस तरीके से भारत मुसलसल, सबसे पहले तो उन्होंने ये सारी चीजें करने से पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग किया है, क्योंकि उनको अंदाजा था कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जरूरी होता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग, आप जिसको वो कहते थे, वो जिस तरह इंडिपेंडेंट अटानमी, स्ट्रेटेजिक अटानमी का लफ्ज जो है वो बार बार डॉक्टर जयशंकर साहब इस्तेमाल करते हैं, और ही हैज अचीव्ड इट। मैं किस तरह बताना चाहूंगा किस तरह अचीव किया उन्होंने। अपनी मर्जी से रशिया से तेल लेना, जबकि एक दुनिया की एक सुपर पावर उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रही हो, लेकिन अपने अपने इंटरेस्ट के लिए रशिया से तेल लेना सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल। सारी दुनिया एक तरफ थी, दूसरी तरफ भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने अवाम के इंटरेस्ट के लिए वहां से तेल लिया। एक बहुत बड़ी बात। उसके बाद आज अगर देखा जाए, आज करंट सिचुएशन, मोदी साहब यूक्रेन जा रहे हैं। यूक्रेन की जंग इस वक्त अपने पीक पे जा रही है। रशियन टेरिटरी उन्होंने कैप्चर कर ली है। वहां पे उनका जो एटॉमिक प्लांट है उसके वो उस पे जो पहले कभी यूक्रेन का था वो वापस लेना चाहते हैं। इन सर्कमस्टांसिस में उनका यूक्रेन जाना, उसके बाद आपने बताया कि जापान के फॉरेन मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर्स इन इंडिया, उसके बाद मलेशिया के अनवर इब्राहिम इज इन इंडिया, और उसके बाद जो अभी रिसेंट में देख रहा हूं कि वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ साहब, ही इज कमिंग टू अमेरिका। तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, जो किस तरीके से वो एक रीजनल सुपर पावर का लफ्ज मैं कहूंगा, बल्कि दे हैव प्रूवन देमसेल्फ एज अ रीजनल सुपर पावर। तो वो जिस तरीके से वो अपनी हर चीज बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये है
कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। दूसरा उनका उनका जो डायस्पोरा है, मैंने उनको डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है, टेक्नोक्रेट्स कहता हूं। उनके टेक्नोक्रेट्स पूरी दुनिया के ऊपर जाके अपना नाम बनवा रहे हैं। आप दुनिया का कोई कंट्री देख लें जहां पे इंडियन टेक्नोक्रेट मौजूद नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर उनकी मास्टरी या फ्यूचर में आएगी, वो एक नया रंग दिखाएगी, वे भी आपने देखने वाली बात है। मैं बल्कि आगे चल के आपको बात करना चाहूंगा डीएनसी के बारे में। जिस तरह कल यहाँ पे डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन हो रहा है शिकागो में, बल्कि जी मैं जी आज वहां सुबह पे किसी से मजाक कर रहा था कि वो उस पे बाइडेन साहब ने वर्ड बाय वर्ड स्पीच दी है, बड़ी तालियां बजी हैं, लेकिन मैं कल किसी से मजाक कर रहा था कि मुझे लगता है कि उनका जो स्पीच राइटर है वो भी भारतीय है। अमेरिका का सिटिंग प्रेसिडेंट एक सुपर पावर का एक लफ्ज भी नहीं लिख सकता जब तक उसको एक इंडियन टेक्नोक्रेट गाइड ना करे। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि उनका दुनिया में इन्फ्लुएंस क्या है। कल उन्होंने खैर जो बात की, जिस तरीके से मैंने भी उनकी स्टेटमेंट पढ़ी है कि उन्होंने पाकिस्तान को पे फिर उन्होंने कहा है कि वहां पे अलकायदा, दाइश, आइसिस, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद सारी एलिगेशंस फिर लगाई हैं। और वाकई ही पिछले 6 महीनों में काफी अटैक कश्मीर वाले साइड से आए हैं। मैं अब सरप्राइज कि उसके ऊपर कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं था भारत की तरफ से। उसमें चीमा साहब जो अपना मुसलसल वो भारत एक चीज पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता है जो चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना और रशिया अलायंस जो है वो एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। वो मसला अपने फ्लैक्स करते हैं और उसको जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर काउंटर कर रहे हैं, मोदी साहब काउंटर कर रहे हैं, रिमार्केबल। वो जो स्ट्रेटेजिक अटॉनमी का लफ्ज है बार बार उसको इस्तेमाल करते हैं, दे हैव जस्टिफाइड इट मेरे ख्याल। अब उससे दूसरी जो सबसे बड़ी खबर, आप पाकिस्तान का कंपैरिजन करना चाह रहे थे चीमा साहब, आज पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर। आप तो कह रहे हैं ना कि वो ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन खान साहब का आज एक नया इंटरव्यू मंसर पे आया है जिसमें वो बरतानिया के वजीर आजम के मिन्नतें तरले कर रहे हैं। हकीकी आजादी मांग रहे हैं उन लोगों से जो सब कॉन्टिनेंट को बड़ा सा कॉलोनी बना के रखा है। मुझे नहीं पता कि हकीकी आजादी की माने क्या है, खान साहब की नजर में हकीकी आजादी क्या है, मेरी समझ से बाहर। लेकिन जनरल फैज के बाद जो एक पाकिस्तान, चलिए बाकी की आगे की बात सुनते हैं। जो मुख्य बात थी, जो पॉइंटर्स थे, मुझे लगता है कि उसको और ज्यादा डिस्कस किया जाना चाहिए था। ऐसा क्यों है कि भारत की जो विदेश नीति है वो लगातार और बहुत तेजी से बहुत कुछ कर रही है। अभी हमने जापान के साथ 2+2 किया। 2+2 में क्या बातें हुई हैं? डिफेंस कॉपरेशन की बातें हुई हैं। इसमें बातें ये भी हुई हैं कि जो जापानीज जो शिप हैं उनकी मेंटेनेंस, उनके रिपेयर जो है वो भारत के पोर्ट्स पर हो सके। शिप्स यानी कि जो उनकी सेना की, जापानीज नेवी की जो शिप्स हैं वो हमारे नेवल डॉकयार्ड में और नेवल बेसिस पे उनका रिपेयर और मेंटेनेंस किया जा सके। आप समझ रहे हैं, अगर ये जो डिफेंस कॉपरेशन हो रहा है जापान और हमारे बीच में, ये बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स चाइना। चाइना के लिए स्टेप हो रहे हैं। भारत के शिप्स मान लीजिए जापान पे डॉक्ड हैं, जापान के शिप इधर डॉक्ड हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से ली जाएगी, दी जाएगी। मलेशिया के साथ हमारे डिफेंस कॉपरेशंस बढ़ रहे हैं, मलेशिया के साथ ट्रेड हमारा बढ़ रहा है। मलेशिया को भी ये बात समझ में आ गई है कि भारत से आप दूर नहीं रह सकते। अगर आपको भी ग्रो करना है, अपनी इकोनॉमी को भी मजबूत करना है। अगर भारतीय पीएम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो वो क्यों कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की बात? क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज हैं जो चाइना के डेट ट्रैप से परेशान हो गई हैं या समझ रही हैं कि चाइना उन्हें डेट ट्रैप में फंसा सकता है। कई सारी कंट्रीज ये समझती हैं कि भाई जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो उनका इस्तेमाल करती हैं, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, वो उनको ग्रो नहीं कराती। और इन सबके बीच भारत एक ऐसे देश के तौर पर उभरा है जो ना सिर्फ खुद ग्रो कर रहा है बल्कि वो कहता है साथ वाले को भी कि आप भी ग्रो करो। सिर्फ हम ग्रो नहीं करेंगे, हम आपको भी ग्रो कराएंगे।
और धीरे धीरे दुनिया के जो ज्यादातर देश हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। सऊदी अरबिया, यूएई, ये लोग बात बहुत पहले समझ गए, कतर पहले समझ गया, कुवैत भी समझता है ये, जो मिडिल ईस्ट के बाकी देश हैं वो भी समझते हैं। कुछ गिने चुने देश हैं जैसे टर्की है, पाकिस्तान है, ये लोग नहीं समझते क्योंकि इन लोगों का अपना एजेंडा है और उस एजेंडे में भारत जो है सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन भाई जिधर मेजोरिटी जाएगी पावर तो वहां पर रहेगी ना, बिजनेस वहां पर रहेगा ना, इकोनॉमी वहां पर रहेगी ना। और आप देख लीजिए टर्की में भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, पाकिस्तान में तो खैर क्राइसिस क्या है, वो तो आईसीयू में वहां की इकोनॉमी लेटी हुई है। इसलिए भारत का रोल बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, जापान के साथ, मलेशिया के साथ। अब देखिए आप इधर वाले सेक्शन में देखो ना, आप फिलीपींस के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, मलेशिया के साथ हमारे अच्छे संबंध हो गए, आपका इंडोनेशिया के साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, ताइवान के साथ हैं ही। ताइवान का तो सेमीकंडक्टर का बड़ा हिस्सा उठकर भारत आ चुका है और अभी और आने वाला है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये चाइना के लिए हो रहा है और चाइना को भी ये बात समझ में आ रही है कि चाइना को घेरा जा रहा है। देखिए चाइना ने जो करतूतें की हैं अब उसका रिटर्न तो उसको मिलेगा ना। अगर आप किसी तरफ 2 कदम बढ़ाओगे तो सामने वाला भी तो 2 कदम बढ़ाएगा। अब आपने पंगे तो ले लिए, 22-23 देशों के साथ चाइना के पंगे चल रहे हैं। तो भाई आप इतने देशों के साथ पंगे लोगे, इतने देशों के साथ मोर्चा खोलोगे, तो भाई ठीक है, फिर तो बाकी लोग भी एक हो रहे हैं। लेट्स सी। पाकिस्तान एक क्राइसिस से निकल के दूसरी क्राइसिस में जा रहा है इस वक्त। मेरे ख्याल में, मैं तो खैर इस चीज के हक में था जो जनरल फैज जो है उनके ऊपर जो चार्जेस हैं, ये जो कोर्ट मार्शल है, बल्कि मजीद कई लोगों के कोर्ट मार्शल की तैयारियां हो रही हैं, उसमें कई जुड़ी। कल बल्कि किसी की स्टेटमेंट थी कि हम सियासतदानों के बाद जजेस के ऊपर भी अपना शिकंजा सख्त करना मेरे ख्याल में होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सजा जजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो मर्ज जो एक मनमानी चीजें करते हैं। कुछ लोग इस पे एतराज ये कर रहे हैं कि पहले ट्रेंड ये है कि एक वजीर आजम निकलता है तो वो पिछले वजीर आजम को जेल में देता है। अब नया प्रेसिडेंट कहीं सेट ना हो जाए कि एक आर्मी चीफ जो है पिछले आर्मी चीफ को जेल में दे दे और फिर अगला आए तो वो पिछले को दे दे। शायद ये भी एक क्यासराइयां ये भी हो रही है, मे बी पाकिस्तान इज मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं चीमा साहब इस वक्त, कि खान साहब ने इंटरव्यू जेल से दिया है, वकला के जरिए 127 आर्टिकल लिखे जा चुके हैं। 127 रिमार्केबल। मैं नहीं समझता वो जेल है, जेल ही नहीं है। खान साहब ने उसके अंदर अपने इंटरव्यू जो रिसेंट भेजा है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है फॉरेन मिनिस्टर से। खान साहब ने उसको कहा जी कि मुझे टेररिस्टों वाले सेल में रखा हुआ है जहां सजाए मौत के लोग जो है उनको रखा जाता है। पता नहीं किस खूबसूरती से खान साहब ये सारी चीजें कह जाते। वहां एक्सरसाइज की मशीनें होती हैं, सजाए मौत की काल कोठरी के अंदर काफी मेकर होते हैं, वहां पे मुशक्ति मिलते हैं आपको, जिनके जरिए आप सेल फोन पे बैठ के सारा दिन व्हाट्सएप के साथ आप लंदन में आपने कम्युनिकेशन करें। क्या डेथ सेल में ये सहूलतें मौजूद है? किस खूबसूरती के साथ लोगों को ये बेवकूफ बनाते हैं और बन रहे हैं। कल ये खबर मुझे ये भी पता चला है, सुना है कि खान साहब की मीडिया टॉक के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। और आज ये भी सुना है कि एक दूसरा सेल पकड़ा गया है आज, खवातीन अडियाला जेल के अंदर जो मैडम को सर्व कर रही थी, उनको भी एक दूसरा सेल पकड़ा गया है। क्या आप अभी तक इतने इमेच्योर हैं कि जेल को जेल नहीं बना सकते? आपकी हर चीज लीक हो रही है, कमांड ही नहीं है किसी चीज पे। खान साहब मुसलसल अटैक करते हैं कि अडियाला जेल कोई कर्नल चला रहा है। वो कर्नल इतना कमजोर है कि उसको यही नहीं पता चल रहा कि खान साहब बाथरूम से बैठ के इंग्लैंड में बातें कर रहे हैं। उसको कर्नल, वो किस किस्म का कर्नल है? वो कर्नल असली है कि नकली है कर्नल? मुझे तो ये सवाल पैदा हो गया। हाँ, कर्नल लियाकत का पता था जो खान साहब के दौर के अंदर बैठ के कौमी असेंबली में सारे एमएनए की हाजिरी लगाता था, वो देखता था कि एमएनए आज क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। वो कर्नल असली कर्नल था जो एमएनए को उठवा उठवा के हाजिरियां लगवाता था। लेकिन अडियाला जेल का जो कर्नल है, मुझे उस पर डाउट है वो कर्नल किस किस्म का है, जिसको पता ही नहीं है कि अंदर व्हाट्सएप मौजूद है, वाईफाई चल रहा है और मुसलसल खान साहब ने 127 आर्टिकल इंटरनेशनल जरीदों को लिखवा दिए। वो कर्नल में मुझे डाउट है।
वो कर्नल ने कहां से यूनिफॉर्म खरीदा है मुझे नहीं पता, मैं यहाँ कहां की ट्रेनिंग उसने ली, उसके पास काकूल एकेडमी की ट्रेनिंग मौजूद है या नहीं मौजूद, मैं I'm डाउटफुल। चीमा साहब, दर हकीकत देखा जाए तो जिस स्टाइल से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान चल तो नहीं रहा, रींग रहा है, लेकिन इस तरह कंट्रीज चलते नहीं है जिस तरह जो चल रहे हैं इस वक्त। देखा जाए, आज एक ही किसी मोहतरम पीटीआई के जज ने मैडम को 9 मई के 12 केसेस में रिलीफ दे दी। उसने कहा खत्म करो, ये केस क्या है? 12 केसेस में एक बंदे ने कहा शुफ फूक के साथ उसने सारी केसेस खत्म कर दी। एक बंदा है फूकों के जरिए वो ओपन हार्ट सर्जरी कर रहा है, एक आदमी है वो फूकों के साथ कैंसर का इलाज कर रहा है, जज अदालतों में बैठ के फूकों के साथ केस उड़ाई जा रही है। पता नहीं ये किस किस्म के जज हैं, इन्होंने किन लोगों ने इनको जज बनाया है, मुझे समझ बात। कभी सियासी फैसले, सिर्फ और सिर्फ अदालतें आपकी सियासी केसों के फैसले कर रही है, पॉलिटिकल केसेस के, वरना सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त 56 से 58 हजार केसेस हैं, कोई उस पर कोई सुनवाई नहीं, कोई फैसला नहीं हो रहा। और इसी तरह सियासी जज हैं आपके, जिन लोगों को सियासत करनी चाहिए वो सियासत नहीं कर रहे, जिनको अपने काम करने चाहिए वो सियासत कर रहे हैं। मेरी तो समझ से बात है, क्या हो रहा है चीमा साहब? नहीं साजिद साहब, मुझे लगता है कि आपको समझ आनी बात चाहिए। पाकिस्तान का तो ये इतिहास रहा है कि जिसका जो काम है वो नहीं करता। आपकी फौज का काम है सरहदों पर सुरक्षा करना और इंटरनल मैटर में दखल न देना, तो वो इंटरनल मैटर में दखल देते हैं। आपकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका काम है देश के अंदर जो पॉलिसीज़ बनानी, लोगों के लिए सहूलतें करनी, आगे का विज़न तैयार करना, आगे की पॉलिसीज़ बनानी। वो ये करनी नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ मेरी कुर्सी तेरी कुर्सी, मेरी कुर्सी तेरी कुर्सी की जंग चल रही है। आपकी फौज के रिटायर्ड लोग जो हैं वो बड़े बड़े इदारों पर बैठे हुए हैं। अब जैसे वो आपका सुपारको है, वहां पर फौज का बंदा बैठा हुआ है। क्यों बैठा है भाई? सुपारको में फौज के बंदे का क्या काम है? आपके जो सिविल इदारे हैं उस पर काबिज हैं आपके रिटायर्ड फौजी। आपके हर एक कंट्रोल सेंटर पर, कंट्रोल सेंटर का मतलब है आपके हर एक ऑर्गेनाइजेशन पर जो पब्लिक सर्वेंट का काम करती है, वहां पर एक फौजी बैठा है। कौन सा नेता काम करा लेगा अपना? वो रिटायर्ड फौजी भी हुआ तो वो अपने आर्मी चीफ की जो उसका जो हुक्म है वो मानेगा। तो पाकिस्तान की तो ये शुरू से प्रॉब्लम रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। साहब, इस वक्त आप अभी तक ग्रो नहीं कर पा रहे, अभी तक आपको ये नहीं पता कि जनरल फैज का क्या फ्यूचर है, बाजवा साहब का क्या फ्यूचर है, एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्या। सुना है कि उसके ऊपर भी हल्का, लेकिन दुनिया कहां जा रही है, आप कहां जा रहे हैं? आप कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। भारत जिस तरीके से, मैं खैर भारत पे पिछले दिनों आपने देखा होगा फॉक्सकॉन वाले पहुंचे हुए थे भारत के अंदर, वो बिजली अपना प्लांट लगा रहे हैं, जिस तरीके से वो आगे ग्रो कर रहे हैं। और खासकर मोदी साहब का मैंने रिक्वेस्ट की थी, अगर मेरी कौन सा सुनता है, कि 58 मिनट का जो उनको लाल किले से स्पीच दी थी, पाकिस्तानी लोगों को चाहिए था उसको सुनते, अंदाजा लगाने की कोशिश करते कि भारत कहां जा रहा है। उसमें मोदी साहब ने डायरेक्ट इस चीज को कहा था कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करना होगा ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके, सिंपल वर्ड्स के अंदर। लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आ रही है। अब आपके साथ आज की जो खबर चिमा साहब पहले भी डिस्कस कर रहे थे, अफगानिस्तान भी अब आगे से जा रहा है। उनकी मिनरल 12 ट्रक जो है चाबहार के जरिए चाइना जा चुके हैं। दो बातें इन्होंने कही, चाबहार के जरिए चाइना जा चुके हैं। चाबहार पोर्ट किसके अंडर है? भारत के अंडर है। किसके साथ है? ईरान के साथ है। पोर्ट किसने बनाया? इंडिया ने बनाया है। और मिनरल्स वहां से कहां गए हैं? चाइना गए हैं। भारतीय एक तरह से पोर्ट से चाइना गए हैं। आप ये बात समझ रहे हैं? पाकिस्तानियों, आपको आइडिया भी नहीं है कि क्या हो रहा है आपके आसपास। आपको लगता है कि चाइना और भारत लड़े पड़े हैं, दुश्मन हैं, ये हैं वो हैं। अबे तुम्हें पता ही नहीं है कि अंदर खाने में चल क्या रहा है, तुम्हें नहीं पता। हम लोग आपकी तरह ना बकवास कौम नहीं है। बहुत सारी चीजें एक साथ करते हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, लड़ाइयाँ भी हैं, झगड़े भी हैं, मतभेद भी हैं, सब है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा होता है।
लेकिन आपको इनसे कोई मतलब नहीं। ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? पाकिस्तानियों, जब तक आपको ये बातें समझ में आएंगी तब तक इतनी देर हो चुकी होगी कि वहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, वो वहां से आप वापस नहीं जा सकते, वापस नहीं जा सकते आप वहां से। और हां, जो फॉक्सकॉन वाली बात कही थी, फॉक्सकॉन के मालिक का यहां पर आना, आपको लग रहा होगा कि क्या हो गया, आते हैं लोग, बिजनेसमैन आते हैं। फॉक्सकॉन कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। पूरे पाकिस्तान के जीडीपी से ना वो पता नहीं 10 टाइम्स की, 20 टाइम्स की, 100 टाइम्स भी ऊपर होगा। वो 100 टाइम्स भी ऊपर होगा फॉक्सकॉन के, अगर टोटल हम जोड़ लें तो 100 टाइम्स से ऊपर ही होगा वो पाकिस्तान की जीडीपी से। फॉक्सकॉन ने अभी तक, सबसे लेटेस्ट खबर है कि आईफोन 16 फॉक्सकॉन के जिम्मे ही है, बनना शुरू हो गया भारत में। 16 और 16 प्रो दोनों शायद शुरू हो गया बनना भारत में। फॉक्सकॉन उसके लिए ही चिप बनाता है, फॉक्सकॉन के जरिए ही बनते हैं फोन। फॉक्सकॉन का जो बिजनेस है भारत में वो $10 बिलियन को पार कर चुका है, $10 बिलियन को पार कर चुका है। और नियर अबाउट $1.5 बिलियन फॉक्सकॉन इन्वेस्ट कर चुका है भारत में। आप एक एक बिलियन के लिए आईएमएफ के आगे लेट रहे हैं, आईएमएफ की हर शर्त मान रहे हैं। बिजली का बिल बढ़ा दो, गैस का बिल बढ़ा दो, डीजल का दाम बढ़ा दो, पेट्रोल का दाम बढ़ा दो, सब्जियों के दाम बढ़ा दो, टैक्स के दाम बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, हर चीज $1 बिलियन के लिए। और हमारे यहां एक कंपनी आती है, वो अब तक 10 बिलियन से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है और 1.5 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। एक कंपनी, इसके जैसी और भी कई कंपनीज हैं। आप सोचो, अंदाजा लगाओ। इंडिया चाइना तालिबान पार्टनर है, लेकिन और चाइनीज खुद कहते हैं कि वी फील सेफ डूइंग बिजनेस इन अफगानिस्तान। ये उनकी स्टेटमेंट है। आपके लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया, अगर कुछ सोचे तो, कि अब अफगानी भी चाइनीज अफगानिस्तान को प्रेफर कर रहे हैं। वो लोग जिनके पास कोई आईवी लीग स्कूलों की डिग्रियां नहीं है, खोते तो फिर दिन पे आ जाए, उन्हें उथे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लिया। और आपके ब्यूरोक्रेट, आपके सीएसएस अफसरान, आपके जूनियर ब्रिटिश एजेंट जो है, जिनके पास गाड़ियां, जिनको गाड़ियां नई से नई गाड़ियां दी जाती हैं, जो आज भी, मुझे कल किसी ने चीमा साहब मीम एक भेजी, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान पार्टीशन से पहले एक कुर्सी जाके ब्यूरोक्रेसी के सामने बैठने के लिए उसको उनको कहते थे कुर्सी नशीन। ब्रिटिश दौर में एक कुर्सी नशीन का सर्टिफिकेट दिया जाता था कि ये अगर कोर्ट कचहरी में जाए तो इसको ही इज एंटाइटल्ड टू सिट ऑन द चेयर। किसी ने कहा इस वजह से पाकिस्तान बना था, तो मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा आज भी आम आदमी ब्यूरोक्रेट के सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, आज भी, क्योंकि वो ब्रिटिश एजेंट है। उसको ट्रेनिंग जो दी जाती है, सिविल सर्विस एक्ट जो है, जो ब्रिटिश बना गए, उसके तहत आपको ट्रेनिंग दी जाती। मैंने शायद आपको एक अर्ज की थी कि मेरा एक दोस्त, जो कि अब मेरा ख्याल अब नहीं है, उसने एक टूटी फूटी जुडिशरी उसने की थी सिविल जज बनने के लिए, तो वो चुप रहना शुरू हो गया। तो मैंने कहा, मैं तू चुप क्यों रहना है? वो कहता मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है, सिविलियन के नाल मिक्स अप नहीं होना। आपने बताया था आपने ये। तो चीमा साहब, आपके जो सिविल सर्वेंट है, वो मैं तो उनको, आप तो कहते हैं उनको सिविल सर्वेंट आई है, हमारे सिविल ब्यूरोक्रेसी, मैं उनको कहता हूँ जूनियर ब्रिटिश एजेंट है, जो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं और फिर बदले लेते हैं सब सिविलियन से, पाकिस्तानी सिविलियन से बदले। आज भी पाकिस्तानी जो पैदाइशी हैं वो कुर्सी नशीन नहीं हो सकते। जब वो पेश होते हैं किसी जज के सामने, किसी असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के सामने पेश होते हैं, दे कैन नॉट बिकम कुर्सी नशीन। यू आर नॉट फ्री, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट येट, यू आर नॉट फ्री येट। और खान साहब को भी हकीकी आजादी के स्पेलिंग नहीं आते। अगर आते होते तो आज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की मिन्नतें तरले ना करते कि हमें हकीकी आजादी आप दिलाएं। हम चलो दोस्तों, मोटा मोटी बात हो गई
अब तो पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स पर बातचीत चल रही है। देखिए, पाकिस्तान जिस राह पर चलता आया है वो राह डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाती है। वो राह बनाई गई है नफरत से, वो राह बनाई गई है लड़ाइयों से, वो राह बनाई गई है अपनी अय्याशियों के लिए, वो राह बनाई गई है एक कमाई का जरिया के तौर पर। और उससे जिन चंद हजार परिवारों का फायदा हो रहा है वो कमा रहे हैं, और वो करोड़ों लोग जो पाकिस्तान की आम आवाम है वो उन परिवारों के लिए मजदूरी कर रही है, पैसे कमा रही है, और उनमें से एक हिस्सा वो उन परिवारों को दे रही है जो कुछ नहीं करते, जिनके पास सारा कंट्रोल है, सारा सिस्टम है। आपकी फौज है, आपकी पावर लीड भी है। ये सब मिलकर नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। ना इमरान खान दूध के धुले हैं, ना नवाज शरीफ दूध के धुले हैं, ना शहबाज शरीफ दूध के धुले हैं, ना मरियम नवाज दूध की धुली हैं, ना आसिम मुनीर दूध के धुले हैं, ना फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा दूध के धुले थे। आप कड़ियों को जोड़िए, एक भी आर्मी चीफ आपको यहां नजर नहीं आएगा, चाहे एयरफोर्स का भी चीफ, वो नजर नहीं आएगा पाकिस्तान में। सब बाहर रहते हैं, बाहर अपने पैसे इन्वेस्ट कर लिए, पैसे कमा लिए, चले गए अपना हिस्सा लेकर। आपके नेताओं के, आपके एमपीज के, आपके एमएनएस के, किसी का लंदन में है औकात के मुताबिक, किसी का दुबई में। किसी के बच्चे पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, वो सब बाहर पढ़ते हैं, और ना वो पाकिस्तान को सर्व करते हैं। जब इनके रिटायरमेंट की एज आ जाती है तो अपने बच्चों को ले आते हैं कि भैया अब तुम नोचो खसोटो पाकिस्तानी लोगों को। और पाकिस्तानी कौम को उन्होंने इस्लाम का चूरन दिया हुआ है, कश्मीर का चूरन दिया हुआ है, भारत का चूरन दिया हुआ है, यहूदियों का चूरन दिया हुआ है। ये पाकिस्तानी चूरन खा खा के इसी में मस्त रहते हैं। आप समझो, आप समझ ही नहीं पा रहे कि वो चंद हजार परिवार आपको पिछले 77 सालों से आपको कोल्हू के बैल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि बस आप पेरते रहो, उससे जो तेल निकल रहा है वो तेल बेच बेच के हम लोग राजा हो जाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, पाकिस्तान की 24 करोड़ से ज्यादा की आवाम वो कोल्हू का बैल है जो सिर्फ अपने मालिकों के लिए तेल निकाल कर दे रही है कि मालिक इससे आप पैसे कमाइए और ऐश करिए, हमें बस थोड़ा बहुत देते रहिएगा कि जिंदा रहें हम काम करने के लिए। बस ये हो रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की आवाम, अगर आप ऐसे ही कान में तेल डालकर, रुई लगाकर घर में पड़े रहेंगे, आप मरते रहेंगे, आप अपने बच्चों को मरवाते रहेंगे, मारते रहेंगे, उनके लिए कब्रें खुदवाते रहेंगे। निकलो सड़क पर आओ। अरे कुछ बांग्लादेश वालों से ही सीख लो यार, कुछ तो करो, वैसे ही तबाह हो। बांग्लादेश तो अभी तबाह होगा, लेकिन आप तो उस दौर से गुजर चुके हो, बदल दो, कुछ तो भला हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।